बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लॉकडाउन के हालात में थोड़ी मसरूफियत भी है, जिस वजह से कुछ वीडियोस आपको डिलेड मिल रही हैं, लेकिन आप कोशिश करें जो कंटेंट आपको मिलता जा रहा है इसको अच्छे अंदाज में रिवाइज़ करें और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो आज मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चंस सेलेक्ट किए हैं 5 ईयर पेपर्स में से, तो वो चैप्टर नंबर 2 के 41 से 50 तक 10 MCQs हैं, जबकि 41 से 45 तक शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो आए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो लेक्चर के आगाज़ से पहले ये कहूँगा कि आप लोग अगर किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम महसूस करते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन किया करें, ताकि मैं उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करता रहूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं कि कंडीशन हमें ये दी हुई है, नेगेटिव ऑफ क्यू यानी नेगेशन ऑफ पी अप्रोचेस टू क्यू। तो इसका हमें कन्वर्स ढूंढना है। कन्वर्स में सिंपली क्या होता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देना है। तो देखें, लास्ट टर्म किसको अप्रोच कर रही है, क्यू को अप्रोच कर रही है, और जो फर्स्ट टर्म थी वो थी नेगेशन ऑफ पी। तो अगर क्यू अप्रोचेस टू नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, यानी इसका ऑर्डर जो कंडीशन है उसका अगर उलट हो जाए, तो इसे कहते हैं कन्वर्स। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्स किस स्टेटमेंट में, तो ये बी स्टेटमेंट में ऐसा ही आंसर दिया हुआ है। सो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें देखें, पी अप्रोचेस टू क्यू ये एक कंडीशन है, जबकि क्यू अप्रोचेस टू पी एक दूसरी कंडीशन है। तो अगर हम इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन करें तो हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पी और इस तरफ क्यू है। एक कंडीशन ये है कि पी अप्रोचेस टू क्यू, दूसरी कंडीशन ये है कि क्यू अप्रोचेस टू पी। तो इन दोनों को कंबाइन करें तो कुछ इस तरह का एरो बनेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो दरअसल ये एक बाई कंडीशनल सेंटेंस है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ये बाई बाई कहते हैं जिसमें दो कंडीशंस पूरी हो जाए। बाई कंडीशनल, बाई स्टैंड्स फॉर टू। ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द प्रेमिसेस। हाँ जी, जब भी आपको कोई प्रेमिसेस दिए गए हों और उनमें से आप कोई कंक्लूजन निकालना चाहते हो, कोई कोई नतीजा अखज़ करना चाहते हो, तो इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, कंक्लूजन निकालने का जो अमल है इसे कहते हैं डिडक्शन। क्या कहते हैं, डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है नतीजा सरी। ठीक है जी। प्रेमिसेस यानी पहले से कोई ऐसे कवानीन मौजूद होंगे या पहले से ऐसे एक्सपीरियंसेस मौजूद होंगे जिसकी बुनियाद पर आप कोई रिजल्ट निकालें। तो ड्राइंग कंक्लूजन, कोई नतीजा निकालना फ्रॉम प्रेमिसेस, प्रेमिसेस में से इज बिलीव्ड टू बी ट्रू, इस अमल को हम डिडक्शन कहते हैं। अ फंक्शन विच इज ऑन टू इज आल्सो कॉल्ड। ठीक है जी। तो एक ऐसा फंक्शन है कि जो है ऑन टू। देखें, आपने पढ़ा फंक्शन की कई एक अकसाम होती हैं, तो उसमें एक टाइप ऑन टू भी होती है। ऑन टू का जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ये जो इंजेक्टिव होता है ये होता है जी इनटू का दूसरा नाम। इंजेक्टिव का मतलब इनटू भी होता है। ऑब्जेक्टिव कोई फंक्शन ही नहीं होता। बाइजेक्टिव वो होता है जो ऑन टू भी हो और वन वन भी है। तो यहां पर कहने से मुराद ये है कि ये दरअसल सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो याद आपने रखना है कि जब कोई कहा जाए ऑन टू या आपको कहा जाए सर्जेक्टिव, तो इससे मुराद एक ही फंक्शन होता है। ऑन टू और सर्जेक्टिव सेम फंक्शन है। आगे कहता है डोमेन ऑफ द रिलेशन। आपको पता है डोमेन होता है पहला पहला एलिमेंट। तो पहला एलिमेंट इसका क्या है, ए, इसका क्या है, बी, इसका क्या है, सी। तो इस रिलेशन में जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो है ए, बी और सी। तो सिंपल, वेरी सिंपल। आप देखें पहली ही ऑप्शन ऐसी दी हुई है जिसमें आपको डोमेन लिखकर दी गई है ए बी सी। कहते हैं फॉर द फंक्शन दिस function is from a to b is such that range of the function is equal to set b। यानी रेंज पूरी की पूरी अगर सेट बी के बराबर हो तो ऐसी सूरत में फंक्शन को क्या कहेंगे। तो तीन ऑप्शंस मौजूद हैं। एक ऑप्शन उसने दी हुई है कि इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो इनटू फंक्शन है उसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसी तरह दूसरी ऑप्शन क्या है जी, सर्जेक्टिव है। ठीक है, सर्जेक्टिव को मैंने बताया था आपको कि ऑन टू फंक्शन भी कहते हैं।
तीसरी है जी इनटू, और चौथी बाइजेक्टिव। तो ऑब्वियसली क्योंकि रेंज सेट बी के बराबर है तो इसमें एक ही ऑप्शन आती है सर्जेक्टिव, कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव होगा। सेट एक दिया है इज अ ग्रुप अंडर, ठीक है, ये कब ग्रुप होगा? अब याद रखें कि अगर हम यहाँ पे टेबल बना के चेक करें तो अगर फर्स्ट कर ले हम एडिशन को ही चेक कर लेते हैं, लेट अस सपोज। तो यहाँ हमें प्लस का सिंबल डालना पड़ेगा, जीरो जीरो ऑपरेट करेंगे, जीरो जीरो जो जीरो, तो एडिशन के लिहाज से क्लोज्ड है। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं, यहाँ जीरो लिख लें, यहाँ भी जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जीरो। तो क्लोज तो ये है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है। अब जरा आप देख लेते हैं ग्रुप की शराइत क्या होती हैं। जो ग्रुप है उसकी शराइत में पहली शर्त ये होती है क्लोज्ड होना चाहिए, ये ऑब्वियसली क्लोज्ड है। जो क्लोज्ड होता है अमूमन वो एसोसिएटिव भी होता है, तो ये सेट एसोसिएटिव भी होगा। नंबर 3, आइडेंटिटी अहम चीज है। अब आइडेंटिटी अगर तो आपने देखनी है प्लस के लिहाज से तो जीरो होती है, और अगर मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट से देखनी है आइडेंटिटी तो 1 होती है। अब आप देखें यहाँ आइडेंटिटी कौन सी है, यहाँ तो एक ही एलिमेंट है जीरो, 1 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एग्जिस्ट करती है। तो यहीं से हम चौथे रिजल्ट की तरफ बढ़े बगैर, क्योंकि चौथे नंबर पर आपने इन्वर्स ढूंढना था, तो इन्वर्स जो है जीरो का इन्वर्स जीरो होता है, जबकि 1 का इन्वर्स 1 होता है। तो ना यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है और ना ये पॉसिबिलिटी, इसका मतलब ये दो पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती। तो यही एक पॉसिबिलिटी है कि ये सेट क्लोज्ड है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तो ये पहली ऑप्शन ही दुरुस्त होगी। आगे कहते हैं इफ ए एंड बी दो एलिमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक किसी सेट जी से है, और जी के बारे में कह दिया गया ग्रुप है, और हम जानते हैं जो ग्रुप है, ग्रुप का मतलब क्या है, वो ग्रुप के तमाम फीचर्स को जो भी हमने डिस्कस किए हैं उनको सेटिस्फाई करता है। देन फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, ए बी इनवर्स इज इक्वल टू व्हाट, ये किसके बराबर होगा? हम जानते हैं कि जब ए बी इनवर्स लेंगे ना, तो ऐसी सूरत में ये बराबर होगा, ये टर्म जो आखिर वाली है इसको पहले खोलेंगे, बी इनवर्स और ए इनवर्स, ऐसा आ जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो आप देखें यहाँ पे बी ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब अगर कोई सेट जी आपको अगर ग्रुप के तौर पर दिया हुआ है तो ऐसी सूरत में वो उसमें ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स टाइम्स ए इनवर्स आ जाएगा। 49 क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं ऑपरेशन स्टेरिक इज ऑन सेट एस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, किसी भी दो टर्म्स के दरमियान स्टेरिक है इस ऑपरेशन का नाम। तो कहता है कि अगर ये सेट क्लोज्ड है तो ऐसी सूरत में क्या है, तीन एलिमेंट्स दिए हैं हमें जी। अब उन तीन एलिमेंट्स का रिलेशनशिप चेक करना चाह रहे हैं हम कि क्या है। अब जब भी आप याद रखें दो एलिमेंट्स हों तो आपको पता है कि दो एलिमेंट्स के लिए या तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी या फिर कोई इन्वर्स चेक किया जा रहा होगा। जब भी तीन आ जाए, तीन का ताल्लुक एसोसिएशन से होता है, तो तीन में ये आप देखें सेट सी जो है इसके अंदर तीन एलिमेंट्स यूज किए गए हैं और ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ यूज की गई है सेट सी में। तो सेट सी जो है इट इज एसोसिएटिव, तो वो कहता है अगर कहीं बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करे तीन एलिमेंट के लिए, तो ये देखिए ना एक दो तीन, ए बी सी तीन एलिमेंट्स हैं, तो जब तीन एलिमेंट्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो ऐसी सूरत में ये जो सेट है ये बाइनरी ऑपरेशन को होल्ड करेगा, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। ये देखिए ऐसी सूरत में ये सी ऑप्शन दुरुस्त होगी। विच वन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन, आपने इनमें से बताना है कौन सा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब बाई का मतलब होता है दो, बाइनरी का मतलब दो टर्म्स के दरमियान। आपको पता है कि अगर डिवीजन हो रही है तो दो टर्म्स के दरमियान डिवीजन तो हो सकती है। मिसाल के तौर पर आप 10 को डिवाइड करते हैं 5 पे तो कोई ना कोई जवाब आएगा, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये जो ऑपरेशन है ये दो टर्म्स के दरमियान है, तो जो दो टर्म्स के दरमियान है वो बाइनरी ऑपरेशन है। अब जरा एडिशन को देखते हैं, एडिशन में भी अगर आप इन दोनों टर्म्स को लें और इनको प्लस करें तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, तो एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन जरा इनको करके देखें, मल्टीप्लिकेशन भी एक बाइनरी प्रोसेस है, 5 10 50। लेकिन आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट के लिए दो टर्म्स का होना जरूरी नहीं है, सिंगल टर्म का भी स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप 4 का स्क्वायर रूट लें 2 आएगा, तो ये सिंगल टर्म है। उसने ये पूछा विच वन इज नॉट बाइनरी, इनमें से बताएं कौन सा बाइनरी नहीं है। आप देखें ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट्स के दरमियान है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, दो एलिमेंट्स के दरमियान है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है जनाब, ये भी दो के दरमियान है।
तो वाहिद ये ऑपरेशन ऐसा है कि जो सिंगल टर्म के ऊपर हो रहा है, तो जो सिंगल टर्म के ऊपर हो उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेशन। यूनरी, वो बाइनरी नहीं है। तो चूंकि ये यूनरी ऑपरेशन हो रहा है, लिहाजा ये सिंगल टर्म के ऊपर है, तो स्क्वायर रूट वाला जो फंक्शन है ये सिंगल टर्म के ऊपर होता है, तो लिहाजा यही हमारा आंसर होगा जी। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कहता है डिफाइन सेमी ग्रुप, कहता है बताएं जी सेमी ग्रुप क्या होता है। तो ये स्टूडेंट्स हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। अच्छा, अगर आपने मजीद ये बताना है तो आप बता दें कि ये सेट है एस, लेकिन उस सेट में कोई ऑपरेशन है स्टेरिक, कोई सेट एस है उसमें अगर ऑपरेशन स्टेरिक है, वो सेमी ग्रुप कब कहलाएगा, जब वो इन दो कंडीशंस को पूरा करेगा। हाँ जी, तो पहली कंडीशन क्या होती है, सेट एस इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, यानी जो ऑपरेशन हो ना उसके लिहाज से सेट क्लोज्ड होना चाहिए। और दूसरा फीचर क्या होना चाहिए, ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। अगर ये दो बातें पूरी हो जाए, नंबर एक के सेट क्या है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे यानी क्लोज्ड हो, और दूसरा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करे, तो ऐसी सूरत में उस सेट को उस ऑपरेशन के लिहाज से कहेंगे कि ये जो सेट है ये एक सेमी ग्रुप बन जाएगा। तो वो जो सेट है वो एक सेमी ग्रुप कंसीडर होगा अगर ये दो कंडीशन पूरी करे, नंबर एक क्लोज्ड हो और नंबर दो क्या है कि वो एसोसिएटिव हो। अगर ये दो कंडीशंस पूरी करता है तो ऐसी सूरत में वो एक सेमी ग्रुप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है कि इफ जी विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक इज अ सेमी ग्रुप इज अ ग्रुप, तो इसके बारे में कह दिया गया कि ये वो एक ग्रुप है। अब ग्रुप का मतलब हम समझ जाएंगे कि जब भी कोई एलिमेंट किसी भी सेट के बारे में हम कह दें कि वो ग्रुप है, तो हम चार बातें याद रखेंगे। क्या, कि क्लोज्ड है, एसोसिएटिव है, नंबर तीन उसमें आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और नंबर चार क्या है, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो दीज फोर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट जब हम कहते हैं कि कोई भी सेट जी जो है वो एक ग्रुप है। तो ग्रुप है तो इसका मतलब इसमें चार फीचर्स होने चाहिए, क्लोज्ड हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे और इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट करे। ये चार फीचर्स होंगे तो वो सेट एक ग्रुप बन जाएगा। तो अंडरस्टूड सी बात, उसमें आइडेंटिटी भी होगा, इनवर्स भी होगा। तो वो कहते हैं अ सेट देन E इज एन आइडेंटिटी, देन आइडेंटिटी इज यूनिक। कहता है अगर इस सेट में कोई आइडेंटिटी होगी, हम जानते हैं सेट में तो आइडेंटिटी होती है, अब वो कहता है आइडेंटिटी होगी तो आइडेंटिटी होगी यूनिक, यानी एक ही होगी, एक से ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं होंगी। तो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी सिर्फ एक होती है, किसी भी ग्रुप में आइडेंटिटी सिर्फ एक होती है, एक से ज्यादा आइडेंटिटीज नहीं होती। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं और हम इसके कॉन्ट्रेरी, तो इसमें स्टोरी ये है कि हम इसके कॉन्ट्रेरी फर्स्ट कर लेंगे। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है इसके अपोजिट फर्स्ट कर लेंगे। अब होता तो यही है कि ग्रुप की आइडेंटिटी यूनिक होती है, लेकिन हम इसके अपोजिट फर्स्ट करेंगे। और हम क्या फर्स्ट करेंगे कि आइडेंटिटी यूनिक नहीं है, एक आइडेंटिटी नहीं, एक से ज्यादा आइडेंटिटीज हैं। तो फिर आखिर में ये प्रूव कर देंगे कि जनाब आइडेंटिटी एक ही होती है। देखें बिस्मिल्लाह करते हैं। सपोज ऑन द कॉन्ट्रेरी, हम इसके अपोजिट फर्स्ट कर लेते हैं, दैट इज नॉट यूनिक, कि आइडेंटिटी एक नहीं है। तो फिर कितनी है जनाब, आइडेंटिटीज हम दो ले लेते हैं। एक आइडेंटिटी ले लेते हैं ई और दूसरी का नाम रख लेते हैं ई प्राइम। अब हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं। अब केस ये है कि अगर आप इसमें आइडेंटिटी मानते हैं ई को, दोनों में से कोई एक है ना आइडेंटिटी, हम फर्स्ट कर ले कहते हैं कि दो आइडेंटिटीज हैं, एक ई है और एक प्राइम है। लेकिन अगर आप ई को आइडेंटिटी मानते हैं तो फिर क्या होगा, ई को ई प्राइम से मल्टीप्लाई करें या ई को ई प्राइम से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका ई प्राइम आएगा, क्योंकि ई एज एन आइडेंटिटी क्रिएट जनरेट होगा। जैसा हम जानते हैं कि फर्स्ट कर ले आइडेंटिटी अगर वन है तो चार से मल्टीप्लाई करें अगर आप वन को, तो चार ही आएगा आंसर। वन को फोर से करेंगे तब भी आपके पास फोर ही आएगा। तो इसका मतलब इसमें वन आइडेंटिटी है। तो अगर हम आइडेंटिटी ई को फर्स्ट कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में सारा जो रिजल्ट है वो ई प्राइम के बराबर होगा। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरा एज देखते हैं, दूसरी डायरेक्शन देखते हैं कि दूसरे केस में हम ये फर्स्ट कर लेते हैं कि ई प्राइम आइडेंटिटी है। अगर हम ई प्राइम को आइडेंटिटी मानते हैं तो इसका मतलब ये वन की तरह बिहेव करेगा, जैसे वन आइडेंटिटी होती है ना वैसे बिहेव करेगा। अब ये भी वन की तरह बिहेव करेगा। अगर फर्स्ट कर लें आपके पास यहाँ पांच है कोई नंबर, तो चाहे आप पांच को वन से मल्टीप्लाई करें या वन को पांच से मल्टीप्लाई करें, आंसर तो पांच ही आएगा ना। इसका मतलब अगर ये आइडेंटिटी के तौर पर ट्रीट हो रहा है यहाँ पर,
तो ऐसी सूरत में क्या होगा, ऐसी सूरत में आंसर ई आ गया। अब पहली इक्वेशन का आंसर ई प्राइम आ गया, दूसरी इक्वेशन का आंसर ई आ गया। आप देखें इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, ये देखें बिल्कुल, इसकी भी ये साइड भी बराबर है। फर्क इसमें राइट हैंड साइड में आ रहा है, एक का आंसर है ई आ रहा है, एक का आंसर ई प्राइम। तो असूल एक ही होता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होती है। तो आइए इसे कंक्लूड करते हैं। तो फाइनल क्या हुआ, हम कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का। तो यहां से मैं पता क्या लगा कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक की और दूसरे की लेफ्ट हैंड साइड पूरी की पूरी बराबर है, आप देखें इस इक्वेशन का पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा दोनों बराबर है, तो फिर ये जो राइट हैंड साइड, अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड मानते हैं और इसको राइट हैंड साइड, तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों पोर्शंस बराबर हैं आपस में, तो राइट हैंड साइड्स भी आपस में बराबर होगी। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता लगता है ई और ई प्राइम दो अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही आइडेंटिटी के दो नाम है। तो लिहाजा हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी इज यूनिक, कि आइडेंटिटी जब भी एग्जिस्ट करेगी सिंगल आइडेंटिटी होगी, यूनिक होगी, दो आइडेंटिटीज कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू दिस देन सॉल्व दिस। अब यहां पर एक बात वो बताना भूल गए हैं, यहां होना ये चाहिए कि जी इज ग्रुप, ये भी बता दें कि जी एक ग्रुप है। अगर जी ग्रुप होगा तो फिर हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना इसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप जब तक नहीं कहेंगे, हम जानते हैं कि जब ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप में ग्रुप जो होगा क्लोज्ड होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी उसमें, ग्रुप एसोसिएटिव होगा, ग्रुप में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, और आखिरी बात क्या है, ग्रुप के अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अगर हम इसको हल करना चाह रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसमें इनवर्स को ढूंढें। तो इनवर्स कैसे मिलेगा, इनवर्स इसमें एग्जिस्ट करेगा तो ये सॉल्वेबल है, अदरवाइज ये सॉल्वेबल नहीं है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं कि ए एक्स इज इक्वल टू बी आपको दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, इसे प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ ए इनवर्स से। प्री का मतलब होता है, जैसे आप एफएससी में करते हैं ना, प्री इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, प्री इंजीनियरिंग का मतलब होता है पहले इंजीनियरिंग से पहले वाला जो कोर्स है वो प्री इंजीनियरिंग है। तो यहां पर क्या है जी, आपको दिया हुआ है ए एक्स, इधर क्या दिया हुआ है जी बी, तो आपने दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स, यानी ए इनवर्स से आपने इधर भी शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी शुरू में मल्टीप्लाई कर दिया, इसे कहते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन। तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पे एसोसिएटिव लॉ लगा के ना इन दोनों को कर देते हैं कंबाइन, ए और इनवर्स को इकट्ठा कर देते हैं, जबकि एक्स अलग हो जाएगा। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ए को ए इनवर्स से कंबाइन कर दिया, तो ये इनवर्स और आइडेंटिटी, इनवर्स और नंबर जो है वो कंबाइन हो जाएंगे। तो आपको पता है कि इनवर्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। जैसा कि फर्ज कर लें 1/4 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1, क्योंकि 4 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो ऐसी सूरत में क्या है, इसकी जगह आप डाल देते हैं ई। ई का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, इससे मुराद है आइडेंटिटी, इसका मतलब ये तो आइडेंटिटी आ गया। तो आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये जो आइडेंटिटी है इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, 10 से कर लें, आपका आंसर 10 ही आएगा। तो 1 इसमें एज एन आइडेंटिटी ट्रीट होगा, राइट। तो आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट अगेन एक्स। तो सो सिंपली इन दोनों की जगह हम लिख देंगे x दैट इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो जो आपके पास ऊपर इक्वेशन दी गई थी उसका आपने सोल्यूशन निकाल लिया, तो ये इसका सोल्यूशन कहलाएगा, ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास दिस। अब रेजिड्यू क्लास मॉडुलो 4 है, मॉडुलो 4 का मतलब कोई भी एलिमेंट आपका 4 से बड़ा नहीं हो सकता, 4 से बड़ा कोई भी एलिमेंट नहीं हो सकता, और रेजिड्यू क्लास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तैयार करनी है। तो देखें इस स्टेप के लिए क्या करना होगा हमें, पहले स्टेप में हम ऐसा करते हैं, इधर ऑपरेशन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसने एडिशन बताया था, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के लिए प्लस डाल दिया। अब एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 हमने एलिमेंट्स लिख दिए। अगले फेज में हम क्या करते हैं, यही जो एलिमेंट्स है इधर वर्टिकली भी हम लिख लेते हैं। तो ये देखें हमने वर्टिकली भी इन तमाम एलिमेंट्स को लिख लिया। अब आपने ऐड करना शुरू करना है। देखें 0 को 0 में ऐड करें, आंसर क्या आ जाएगा, 0। 0 को 1 में ऐड करेंगे 1, 0 को 2 में ऐड करेंगे, आंसर 2। इस 0 को जब आप 3 में ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। तो इस तरह से आपने पहली रो कंप्लीट कर लेनी, यानी पहले एलिमेंट को लेना है, इसको आपने पहले एलिमेंट में यानी 0 + 0 कर दिया, फिर आपने 0 + 1 किया, फिर आपने 0 + 2 किया, फिर आपने 0 + 3। तो देखें फाइनल प्रोडक्ट आपकी कुछ इस शक्ल में आती है। तो ये आपके पास आ गई 0 1 2 3। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब आप 1 को लें इसी तरह,
1 को इधर सब में ऐड करना शुरू करें, तो 1 को पहले आप 0 में ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 + 0 इज इक्वल टू 1। फिर 1 को 1 में ऐड किया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फिर 1 को 2 में ऐड किया, 1 + 2 इज इक्वल टू 3। फिर 1 को 3 में ऐड कर दिया तो 1 + 3 इज इक्वल टू 4। लेकिन हम 4 नहीं लिख सकते, हम क्या करेंगे, 4 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1 = 4, यू विल गेट 0। तो ये जो 0 है इसको कहते हैं रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है, क्योंकि इसने कहा था कि ये मॉडुलो 4 है, रेजिड्यू क्लास है। रेजिड्यू का मतलब जो रकम 4 या 4 से बड़ी हो रही है उसे आप 4 पे डिवाइड करेंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो लिखना है आपने। तो यहाँ रेजिड्यू 0 आ रहा है तो आपने 0 रेजिड्यू लिखना है। बाकी तो फाइनल फॉर्मेट आपके पास देखिए आएगी 1 2 3 एंड 0। अब इसी तरह आप 2 को उठाएं, अब आप बारी बारी ऐड करना शुरू करें। 2 को 0 में ऐड करेंगे, यू विल गेट 2। 2 को 1 में ऐड किया, यू विल गेट 3। 2 को 2 में ऐड किया, यू विल गेट 4। लेकिन हम यहाँ 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 4 को 4 पर डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0। तो रेजिड्यू आ गया 0, जो बचता है वो 0 है, तो यहाँ 0 कंसीडर होगा। इसी तरह 2 में अगर आप 3 को इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 2 + 3 = 5। लेकिन हमने 5 लिखना नहीं है, हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 5 4 से बड़ा है, इसे 4 पे डिवाइड करें, 4 1 = 4, यू विल गेट 1। तो यहाँ 1 आएगा। तो इस तरह से फाइनल फॉर्मेट आपके पास क्या आ गई, 2 3 0 1। लाइकवाइज आप अगली सीरीज भी कंप्लीट कर लेंगे, यानी 3 को 0 में ऐड करेंगे, यू विल गेट 3 लिख सकते हैं हम। लेकिन 3 को जैसे ही हम 1 में ऐड करते हैं 4 आता है, 4 को नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेजिड्यू मॉडुलो 4 है। मॉडुलो 4 का मतलब इसमें 4 या 4 से बड़ी टर्म कोई नहीं आएगी, तो इसे 4 पे डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 0, और यहाँ 0 आना चाहिए। इसी तरह 3 + 2 करते हैं तो ये 5 आ जाएगा, तो आपने क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना, यू विल गेट 1। तो यहाँ 1 लिखना है आपने। इसी तरह 3 + 3 करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 6। तो अब आपने 6 को करना है तो क्या लिखेंगे, 4 1 = 4, यू विल गेट 2। तो 2 इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो इस तरह से हम रेजिड्यू क्लास 4 की टेबल को तैयार कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, तरह मैंने टेबल में एंट्रीज बाकी कर दी हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहते हैं राइट दिस सेट इन डिस्क्रिप्टिव एंड टैबुलर फॉर्म। देखिए जी, दो शक्लों में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव यानी डिस्क्राइब करके लिखना है, एंड टैबुलर यानी टैबुलेट करें। तो ये है क्या, इसको पढ़ते कैसे, इसे पढ़ते हैं एक्स सच दैट। एक्स ये जो निशान है इसको पढ़ते हैं, ये जो निशान है इसका मतलब होता है सच दैट। तो एक्स जबकि एक्स बिलोंग्स टू ओ। ओ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है जी ऑड नंबर्स। एक्स का ताल्लुक किससे है जी, ऑड नंबर से। इसका मतलब ये ऑड नंबर्स का कोई सेट है जो कहां से कहां तक है। एंड ये निशान जो है इसको पढ़ते हैं एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बट लेस देन 7। 5 से बड़े, 5 के बराबर या बड़े, ठीक है। तो आपको पता ये लग गया कि इसमें सेट में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो ऑड नंबर्स हैं वो 5 भी है या 5 से बड़े हैं। अब 5 से बड़ा अगला नंबर कौन सा है, 7। लेकिन वो कहता है 7 से छोटा, इसका मतलब 7 नहीं आ सकता। तो अगर हम टेबुलेट करके लिखें तो सिर्फ इसमें 5 आएगा। तो पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है, सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं ये, या ऑड इंटीजर्स हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, जो 5 के बराबर हैं या 5 से बड़े हैं, बट लेस देन 7, लेकिन 7 से इनकी वैल्यू कम है। लेकिन अगर हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो जस्ट इसमें 5 आ जाएगा, क्योंकि 7 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो होप आपने इस लेक्चर से चीज़ें लर्न की होंगी। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीज़ें डिलीवर करूं। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे भी यही है कि थोड़ा टाइम निकाल के जब तक कोरोना की वजह से छुट्टियां हैं, आप रिवीजन ज़रूर करते रहें। क्योंकि चाहे किसी भी किस्म के हालात हों, एग्ज़ाम्स तो बहरहाल होने हैं आपके। तो आप अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करें, अच्छी तरह से प्रिपेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम जी।